नमस्कार। इस क्लास के अंदर हम जो है बीसीए के अंतर्गत जो आपका सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन का जो टॉपिक है, जिसमें हम लास्ट का सेकंड जो पैराग्राफ है जिसमें हम मैनेजमेंट स्टैंडर्ड और डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड को क्लियर करेंगे। और ये स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं? यूजर मैनुअल, सिस्टम डेवलपमेंट मैनुअल, प्रोग्रामिंग मैनुअल, ठीक है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकेशन है और ऑपरेटर मैनुअल है। इनको हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, जो कि है मैनेजमेंट स्टैंडर्ड क्या होता है। तो देखिए, मैं जहाँ पे आपको कहता हूँ तो वहाँ पर आप अपने पास इन नोट्स को जो है आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ओनली जो कट टू कट पॉइंट है उनको यहाँ पर लिखूंगा। तो आप उसकी विस्तृत चर्चा जो है मैं साथ में जहाँ जहाँ पे बोल रहा हूँ तो वो ज़रूर लिखा करें आप, ठीक है, ताकि आपके पास नोट्स अरेंज हो सकें। तो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है? मैनेजमेंट स्टैंडर्ड का मतलब है कि कुछ गाइडलाइन बनी होगी पहले से, ठीक है, कुछ गाइडलाइन बनाई जाएगी। तो उन गाइडलाइन के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इफेक्टिव और एफिशिएंटली वे से जो है यहाँ पर मतलब जो है अपने काम को करती है। यानी एक आपको मान के चलिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे स्कूल है। अब वो स्कूल एकदम परफेक्ट वे से कैसे काम कर रही है, तो उसके पीछे नियम, उसके लिए क्या होता है कि उस स्कूल के कुछ नियम, कुछ रूल्स, कुछ प्रोटोकॉल आप मानिए कि वो बने हुए हैं, और उन रूल्स के हिसाब से उनको यहाँ पर जो है काम करना होता है। लाइक स्कूल के अंदर मान लो कि टीचर्स के लिए फिक्स यहाँ पर जो है ड्रेस कोड होगा, बच्चों के लिए ड्रेस कोड होगा। इसी प्रकार से स्कूल का टाइमिंग फिक्स रहेगा, किस टाइम पे कौन सी क्लास होनी चाहिए, ठीक है, कौन सा टीचर किस क्लास को पढ़ा रहा होगा। तो ये सारी चीज़ों का यहाँ पर क्या है कि कुछ गाइडलाइंस बनी हुई है। उन गाइडलाइंस के अगर हिसाब से अगर कोई बच्चा या टीचर नहीं चलेगा तो वो क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के अंतर्गत आप सभी लिखेगा, मैनेजमेंट स्टैंडर्ड का अर्थ है, मैनेजमेंट स्टैंडर्ड का अर्थ है कुछ, मैनेजमेंट स्टैंडर्ड का अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उसके अनुसार कार्य करना। तो इसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मैनेजमेंट स्टैंडर्ड कहेंगे। तो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड उन्हें कहा जाता है जिसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस तय होती है और उन गाइडलाइंस के हिसाब से वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कार्य करती है। तो अगर ये कार्य होगा, अगर इस गाइडलाइन के हिसाब से काम होगा तो क्या होगा, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कार्य करेगा, ठीक है। मैनेजमेंट के आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में जो भी फीडबैक मिलेगा या जो भी आउटपुट आएगा वो इफेक्टिव होगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा। तो ये स्टैंडर्ड जो होते हैं वो बेस्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर्स को डिफाइन करते हैं, जो ये इंश्योर करेंगे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस जो है वो कंसिस्टेंस रहे, यानी जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहे। ऐसा नहीं कि भाई आज तो उस रूल्स के हिसाब से चल गए, कल उन रूल्स के हिसाब से चल ही नहीं रहे हो। तो आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए उस चीज के लिए। तो उसके लिए क्या करना है आपको, इसके आगे लिखें आप सभी, ये स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेज, ये स्टैंडर्ड्स बेस्ट प्रैक्टिसेज और प्रोसीजर को डिफाइन करते हैं। ये स्टैंडर्ड्स बेस्ट प्रैक्टिसेज और प्रोसीजर्स को डिफाइन करते हैं जो यहां इंश्योर करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस कंसिस्टेंट रहें, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस कंसिस्टेंट रहें। तो अब मैं यहां पर इसको एक छोटे से डायग्राम के हिसाब से मान लेता हूं कि यहां पर मान लीजिएगा कि ये एक स्कूल है, ठीक है, ये एक स्कूल है और इस स्कूल के लिए यहां पर जो है, ठीक है, ये स्कूल का मैनेजमेंट मानते हैं अपन, और इस स्कूल के लिए कुछ गाइडलाइंस बनी हुई है, ठीक है। तो इस स्कूल के लिए यहां पर क्या है, कुछ गाइडलाइंस बनी हुई है, ठीक है। तो वो मान लो कि कोई गाइडलाइन कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ये गाइडलाइंस बनी हुई है। तो इन गाइडलाइन के हिसाब से ये अगर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, कार्य करेगी, तो इनको जो आउटपुट होगा वो इफेक्टिव और एफिशिएंट, ठीक है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट आउटपुट इनको मिलेगा, जो कि अभी आपने लिख लिया, ठीक है। ये आउटपुट इनको मिलेगा अगर मान लो कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो स्कूल चल रही है या जो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी भी हो सकती है कोई, तो उसके जो रूल्स है अगर उनके हिसाब से अगर वो कार्य करेंगे तो जो भी एम्प्लॉय है वो उसके हिसाब से चलेंगे, मैनेजमेंट जो होगा इसके हिसाब से चलेगा, तो इफेक्टिव और एफिशिएंट जो है आपको आउटपुट मिलेगा उसके ऊपर।
तो ये जो स्टैंडर्ड होते हैं ना, यहाँ पर जो ये स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो ये स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, स्टैंडर्ड्स, ये जो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, ये स्टैंडर्ड जो होते हैं वो बार बार आप जब उनकी बेस्ट प्रैक्टिस होगी और इनका जो प्रोसीजर्स होगा कि भाई इनको कैसे लागू करना है। अब ऐसे तो नहीं कि भाई कोई रूल है जिसको 5 दिन में लागू करना है, उसको आपने 1 दिन में लागू कर लिया, 1 दिन में लागू करने लायक होगी नहीं ऐसी कोई चीज। तो अगर मान लो कि वो 5 दिन में लागू हो रही है तो उसके लिए डेली आपकी प्रैक्टिस होगी कि भाई आज आपको यह करना है। जैसे हमें एक गाड़ी चलाना सीखना है या मान लो कोई हमें एक एप्लीकेशन चलाना सीखना है, तो उस एप्लीकेशन के लिए ऐसा है नहीं कि भाई 1 दिन में लग के आपने पूरा कर लिया। उसका एप्लीकेशन का कोई प्रोसीजर होगा कि पहले आपको ये सीखना पड़ेगा, फिर आपको ये सीखना पड़ेगा। तो ऐसे करके आपको क्या करेंगे कि भाई आपको यहाँ पर जो है इन चीजों को नॉलेज में आपको लेना पड़ेगा। तो हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर का मतलब होता है एक आपका फिक्स एक क्रम बना हुआ है, उसको स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा। तो बार बार उसकी बेस्ट प्रैक्टिस होगी और जब उसका स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसीजर फॉलो करोगे तब ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक बेटर आउटपुट आपको दे पाएगी। तो जैसे मैं यहां पर बात करता हूं, एग्जांपल लेते हैं अपन, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं जैसे ISO, ठीक है, ISO 9001 स्टैंडर्ड्स को लेकर। तो ये क्या है, तो ये एक स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं ISO को लेकर। जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हो तो उसके ऊपर लिखा आता है ना ISO प्रमाणित। तो ISO के कुछ ISO का एक यहाँ पर 9001 जो है स्टैंडर्ड बना हुआ है, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज होता है। ये किसके लिए यूज होता है भाई, ध्यान रखिएगा। ये वैसे इसके बारे में नहीं आएगा लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट, आप प्रोडक्ट खरीदो तो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, तो उसके लिए ये स्टैंडर्ड है एक प्रकार का बना हुआ। तो जैसे ISO का ये जो 9001 जो स्टैंडर्ड है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बना होता है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी ISO 9001 सर्टिफाइड है तो उन्होंने एक सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो किया है और वो जो प्रोसेस है वो किसके लिए है, क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए यूज हो रहा है। तो अगर कोई कंपनी है, ठीक है, मान लो कि वो कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर अगर आपका जो भी उस कंपनी का सर्टिफिकेट है उसके ऊपर लिखा आता है ISO 9001, ये एक स्टैंडर्ड है भाई, ध्यान रखिएगा। तो अगर वो ये सर्टिफाइड है, मान लो अगर ये सर्टिफाइड है तो उसका मतलब क्या है कि उसके द्वारा यहां पर जो प्रोसेस है, ठीक है, जो प्रोसीजर्स है वो आपके स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए गए हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए गए हैं। और स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए गए हैं तभी यहां पर क्या होगा, वो आपकी जो क्वालिटी होगी उसकी प्रोडक्ट की वो क्या होगी भाई, बेटर होगी। तो आप ऐसी, आप जैसे मान लो कोई कंपनी से कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो उस कंपनी का मान लो कि वो लिखा हुआ कि भाई ये ISO सर्टिफाइड है, 9001 सर्टिफाइड है। तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी से जो भी प्रोडक्ट लोगे तो उसके लिए उन्होंने जो प्रोसेस होता है बनाने का, उस प्रोडक्ट को बनाने का जो प्रोसेस है वो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है, देन उसके बाद में जाके उसकी क्वालिटी अच्छी है आपके लिए, तो इसीलिए आपको उसको लेना चाहिए। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो जैसे ISO 9001 स्टैंडर्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज होता है, मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी ISO 9001 सर्टिफाइड है, इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी ISO 9001 सर्टिफाइड है तो उन्होंने एक सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो किया है, तो उन्होंने एक सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो किया है जिससे उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, जिससे उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। इनको कहा जाता है मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। तो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के बारे में मैंने आपको लिखवा भी दिया है, जो एग्जाम में लिखने लायक चीज है, और इस चीज को आप वहां पर एग्जाम में ड्रॉ करके भी ऐसे समझा सकते हैं कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक इफेक्टिव और एफिशिएंटली चलाने के लिए उसके लिए कुछ पहले मैनेजमेंट रूल्स होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं, जो गाइडलाइंस बनाए होते हैं, ठीक है। उन गाइडलाइन के हिसाब से अगर वो ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तो उसका जो आउटपुट होगा वो अच्छा उनको मिलेगा। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो कि है डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड को लेकर।
डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स को लेकर। तो डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड क्या करता है? तो डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड जो होता है ना, वो इंश्योर करेगा कि सारे जो डॉक्यूमेंट है वो कंसिस्टेंट, क्लियर और अंडरस्टैंडेबल हो। यानी आपने कंपनी स्थापित की और उस कंपनी के अंदर मान लो कि आपने कुछ जो कंपनी है उस कंपनी के लिए आपने कुछ डॉक्यूमेंट बनवाए हैं, तो यहां पर उस डॉक्यूमेंट के लिए क्या होगा कि डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड बनेंगे। तो अपन लिख सकते हैं कि आप लिखिए एक बार, डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड यहां इंश्योर करेगा करता है कि सभी डॉक्यूमेंट्स कंसिस्टेंट, क्लियर और अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड क्या है? अगर आपको कोई पूछ ले तो आपको बताना है कि डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड का मतलब है कि कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के जितने डॉक्यूमेंट हैं वो सारे कंसिस्टेंट, क्लियर और अंडरस्टैंडेबल हो। इसका क्या मतलब है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उस कंपनी को सर्टिफाइड करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट आपने हेल्पिंग जो डॉक्यूमेंट यूज किए थे, वो डॉक्यूमेंट्स एक के बाद एक जो है आपने जहां जहां से प्राप्त किए, जहां जहां से बनवाए, वो सारे के सारे आपके पास होने चाहिए। क्लियर का मतलब होता है कि उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी जानकारी दी गई है वो एकदम सही हो। ऐसा नहीं हो कि भाई आपने उसको सर्टिफाइड किया था 2017 में और 15 में बता दिया, तो ऐसी चीजें भी जो भ्रामक चीजें वो भी आपको यूज नहीं लेनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबल का मतलब है कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई है वो समझ में आने लायक हो। ऐसी नहीं हो कि भाई एक ही बात के दो अर्थ निकलते हो, तो ऐसी चीज भी आपको यूज में नहीं लेनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर इसके अलग अलग टाइप है, तो पहला अपन टाइप इसके अंदर डिस्कस करते हैं। पहला इसका जो टाइप है वो है यूजर मैनुअल। ठीक है, जस्ट मैंने ऊपर बताया था कि इसके अंदर अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो यूजर मैनुअल क्या होता है, अब इसको समझिएगा। यूजर मैनुअल का मतलब होता है कि ये जो मैनुअल होता है वो एंड यूजर के लिए यूज होता है। अब एंड यूजर कौन है? जो उसको यूज करेगा। जैसे आपने मान लो कि आपकी एक एसी बनाने वाली कंपनी है या स्कूटर बनाने वाली कंपनी है, मतलब जो भी प्रोडक्ट आप बना रही है, तो वो कंपनी जब उसको प्रोडक्ट को बनाएगी तो उस प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, उसके साथ में यूजर मैनुअल आता है। जैसे मान लो आपने एक नई टीवी खरीदी, तो उस टीवी के साथ में मैनुअल आता है ना, जिसमें आपको बताया जाता है कि इस टीवी को आप ऐसे मान लो आप ऐसे अरेंज करके आप इसको कंप्लीट एक सेटअप बना सकते हैं, और उसके बाद आप इनके ये बटन्स को यूज करेंगे तो इससे ये होगा। यूजर मैनुअल आते हैं ना, आपने देखा होगा जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके साथ में, जैसे मोबाइल भी लिया ना, तो मोबाइल के साथ में उसका यूजर मैनुअल आएगा। कोई भी आप इलेक्ट्रिक आइटम ले लो या कोई भी आप जब आइटम खरीदो उसके साथ उसका एक मैनुअल आता है। मैनुअल का मतलब होता है कि वो जो यूजर खरीद रहा होता है उसके लिए क्या होता है कि एक आप ये मान लीजिए गाइड बुक आती है, उस गाइड बुक के अंदर लिखा आता है कि इस प्रोडक्ट को आप ऐसे यूज कर सकते हो। समझ गए आप लोग? तो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदोगे तो सॉफ्टवेयर के साथ में भी क्या होगी, एक मैनुअल आएगी जिसको अपन हेल्प के नाम से जानते हैं। तो वो मैनुअल के अंदर क्या होता है कि उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी चीजें लिखी आती है कि भाई सॉफ्टवेयर को ऐसे यूज करना है, ऐसे इसके अंदर आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, सारी चीजें उसके अंदर लिखी होती हैं। तो अपन यहां पर आप लिखे यूजर मैनुअल के बारे में। ये मैनुअल एंड यूजर के लिए यूज होते हैं। ये मैनुअल एंड यूजर के लिए यूज होते हैं जो किसी प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर के यूज को बताते हैं या प्रयोग को बताते हैं। जो किसी सॉफ्टवेयर के यूज को बताते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है। और अगर प्रोडक्ट की बात चलेगी तो बता देंगे जो किसी प्रोडक्ट के यूज को बताते हैं। ठीक है, जो किसी प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर के यूज को बताते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं जिनको यूज करके प्रोडक्ट को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मैं एक बार वापस पूरी डेफिनेशन बोल रहा हूं। यूजर मैनुअल का मतलब है ये एंड यूजर के लिए बने होते हैं जो किसी प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर के यूज को बताते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है
इसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है जो किसी प्रोडक्ट को इफेक्टिव बनाता है, जो किसी प्रोडक्ट को इफेक्टिव बनाता है। हो गया भाई आपका यूजर मैनुअल। अब इसके बारे में इसका एग्जांपल लिख सकते हो आप, नीचे एग्जांपल लिख लीजिए आप सभी। एक स्मार्टफोन का यूजर मैनुअल, एक स्मार्टफोन का यूजर मैनुअल जिसमें बताया जाता है कि फोन के फीचर्स क्या हैं, फोन के फीचर्स क्या है, ऐप कैसे यूज करें, ऐप कैसे यूज करें और सेटिंग के बारे में बताया जाता है, और सेटिंग के बारे में बताया जाता है। चलिए दूसरा हमारे पास में यहां पर आता है जो कि है सिस्टम डेवलपमेंट मैनुअल। सिस्टम डेवलपमेंट मैनुअल। अब हम इसके बारे में लिखेंगे सिस्टम डेवलपमेंट मैनुअल क्या होता है। तो सिस्टम डेवलपमेंट मैनुअल का पहले तो समझिए आप मतलब क्या होता है। तो ये जो मैनुअल होते हैं वो डेवलपर और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए यूज होता है। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि यूजर मैनुअल किसके लिए यूज होंगे, तो आप बताएंगे एंड यूजर के लिए। किसके लिए यूज होंगे भाई, ये एंड यूजर के लिए यूज होंगे। और अगर आपको कहा जाए कि सिस्टम डेवलपमेंट मैनुअल किसके लिए यूज होता है, तो आपको क्या बताना भाई सिस्टम डेवलपमेंट मैनुअल के अंदर, तो आप बताएंगे ये जो है वो आपके जो है डेवलपर और प्रोजेक्ट मैनेजर, डेवलपर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए यूज होता है। ध्यान रखना, डेवलपर और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो कि सिस्टम को डिजाइन और डेवलप करने के लिए यूज होते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं इसका प्रयोग। ठीक है, अभी मैं आपको जस्ट ये करवा देता हूं, फिर आपको लिखवा दूंगा। तो इसका यूज होगा वो किसके लिए होगा, सिस्टम का डिजाइन और डेवलप करने के लिए। यूज सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो इसका यूज जो है वो किसी भी सिस्टम को डिजाइन करने और डेवलप करने के लिए यूज होता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें यहां पर जो है मेथोडोलॉजीज, प्रोसेस और टूल्स होते हैं वो इंक्लूड करके रखे जाते हैं। ठीक है, इसमें मेथोडोलॉजी, प्रोसेस और टूल्स इंक्लूड मेथोडोलॉजीज, टूल्स एंड प्रोसेसेस। अब आप सभी लिख सकते हैं। अब मैं इसको एक बार वापस बता देता हूं। तो सिस्टम डेवलपमेंट जो मैनुअल होता है ना, वो किसके लिए, जो डेवलपर होता है और जो उसका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसके लिए यूज होता है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि इनका यूज करके आप जो है किसी भी सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं या उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो दोनों चीजों के लिए हेल्प होगा। तीसरा होगा कि इसमें होगा क्या, इस सिस्टम डेवलपमेंट मैनुअल में इसमें होगा कि जो भी मेथोडोलॉजीज है, यानी उसके लिए क्या क्या मेथड आप यूज लोगे, प्रोसेस क्या क्या होगा उसका, और उसके लिए कौन कौन से टूल यूज करोगे आप लोग। जैसे मुझे जावा का एप्लीकेशन बनाना है तो मैं जैसे नोटपैड हो गया, कमांड प्रॉम्प्ट हो गया, तो ये कुछ टूल्स हैं मान लो मेरे लिए यूज कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग चीजें होती है। पाइथन के लिए बनाने के लिए क्या करोगे आप, पाइथन के जो एडिटर होते हैं वो यूज में लोगे आप आइडियली, या जो भी स्क्रिप्ट मोड है वो यूज लोगे। तो ऐसा आप है। तो अब यहां पर जैसे आप लिखो एक बार इसके बारे में, सिस्टम डेवलपमेंट मैनुअल, सिस्टम डेवलपमेंट मैनुअल डेवलपर और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए यूज होता है। जो किसी सिस्टम को डिजाइन और डेवलप करने के लिए प्रयोग होता है, करने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, लिख लिया भाई इसको। तो यहां पर इसको आप ऐसे यूज ले सकते हो। इस मैनुअल में मेथड्स, प्रोसेस और टूल शामिल होते हैं। इस मैनुअल में मेथड्स, टूल्स और प्रोसेस शामिल होते हैं। हो गया भाई दूसरा आपका क्लियर। अब इसके एग्जांपल के अंदर आप अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जैसे एक आईटी कंपनी का सिस्टम डेवलपमेंट मैनुअल है, तो उसमें क्या होगा, एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी होगी, वर्जन कंट्रोल सिस्टम होंगे और कोडिंग स्टैंडर्ड शामिल होंगे। तो ये चीजें होती है, तब वो सिस्टम डेवलपमेंट मैनुअल बनता है। अगला आता है हमारा प्रोग्रामिंग मैनुअल। क्या होता है, थर्ड है प्रोग्रामिंग मैनुअल्स।
तो ये क्या होते हैं, तो ये सिंपल सी बात है कि प्रोग्रामिंग से संबंधित होंगे। तो प्रोग्रामिंग मैनुअल क्या होता है, ये प्रोग्रामर के लिए यूज होता है, ध्यान रखना ना। तो इसके बारे में अपन लिख सकते हैं यूज फॉर प्रोग्रामर्स। तो इसका जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, प्रोग्रामर्स के लिए यूज होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें लैंग्वेज के सिंटैक्स, इसमें लैंग्वेज के सिंटैक्स, फंक्शंस और लाइब्रेरीज शामिल हैं। तो अगर आपको कहा जाता है प्रोग्रामिंग मैनुअल्स क्या है, तो आप बताओगे कि इनका यूज करते हैं अपन प्रोग्रामर, ये जो है प्रोग्रामर्स इसको यूज करते हैं। और इसके अंदर होता क्या है, इन प्रकार के मैनुअल, मैनुअल का मतलब होता है एक हेल्पलाइन गाइड है। तो इनके अंदर क्या होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज करे उसके सिंटैक्स कैसे होंगे, उसमें कौन कौन से फंक्शंस यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, और लाइब्रेरीज होती है। लाइब्रेरी मतलब जैसे अपन सी यूज करते हैं, सी प्लस, तो क्या होती है, हेडर फाइल्स होती है लाइब्रेरीज के अंदर, तो अलग अलग लाइब्रेरीज होगी उसके अंतर्गत। तो इसका एग्जाम्पल आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो भाई, जैसे पाइथन यूज करें तो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, पाइथन के प्रोग्रामिंग के मैनुअल होंगे। जैसे पाइथन में सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, ठीक है, उसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से हैं, मॉड्यूल्स क्या क्या है, तो इन सभी को लिखा जाता है। ये होते हैं प्रोग्रामिंग मैनुअल्स। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, जो कि है चौथा, प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकेशन। प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकेशन, प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो ये डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के रिक्वायरमेंट और फंक्शनलिटीज को डिफाइन करते हैं। क्या चीजें कह रहा है ये कह रहा है कि ये जो है वो डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक प्रोग्राम होते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर मॉड्यूल या सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के रिक्वायरमेंट और फंक्शनलिटीज को डिफाइन करता है। ये चीजें क्या है, समझिए इसको। तो आप जो डॉक्यूमेंट है, तो उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रोग्राम बनाया जा सकता है क्या, जो डॉक्यूमेंट आपका कंपनी का या आपके कोई डॉक्यूमेंट बनने हैं कोई सॉफ्टवेयर को लेकर, तो उस डॉक्यूमेंट के लिए कोई प्रोग्राम बनाया जा सकता है क्या। दूसरा कि जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो मॉड्यूल होंगे, मॉड्यूल मतलब उसके अंदर जो जो फंक्शन आप यूज कर रहे हो, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी और आप क्या क्या फंक्शन बनाओगे उसके अंदर, छोटे छोटे सब फंक्शन क्या क्या बनाओगे, तो उसको डिफाइन करने का काम इसमें होता है। तो इसमें टेक्निकल डिटेल और रिक्वायरमेंट लिखी जाती है, ध्यान रखना। तो दूसरा इसमें क्या होगा, इसमें टेक्निकल डिटेल और रिक्वायरमेंट लिखी जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, टेक्निकल डिटेल क्या होगी और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होगी वो इसमें लिखी जाती है, और उसी हिसाब से फिर प्रोग्रामर क्या करता है, उसको फॉलो करते हुए काम करता है। जैसे अपन बात करें कि एक जो बैंकिंग एप्लीकेशन होता है, तो एक बैंकिंग एप्लीकेशन का जो प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकेशन होता है, ठीक है, उसमें क्या बताया जाता है कि कैसे लॉगिन सिस्टम आपका होगा, ठीक है, ट्रांजेक्शन कैसे होगा, डेटा का एनक्रिप्शन कैसे यूज होता है, ये सारी चीजें लिखी होती है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे एक बैंकिंग है, ठीक है, आपका बैंक का कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या क्या होता है कि भाई आप इसके अंदर लॉगिन कहां से कर सकते हो, ठीक है, ट्रांजैक्शन कैसे होगा इसके अंदर, और आप जो डेटा इसके अंदर डाल रहे हो, मतलब आप लॉगिन कर रहे हो, तो वो सिक्योर कैसे रहेगा, तो उसके बारे में क्या होती है, चीजें लिखी होती है। तो वो आपके क्या होते हैं, इसके अंतर्गत प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकेशन के बारे में होता है, यानी उस सॉफ्टवेयर के बारे में स्पेसिफिकेशन दी हुई है। अगला आता है पांचवा क्या है भाई, पांचवा है आपका ऑपरेटर मैनुअल को लेकर। तो ऑपरेटर मैनुअल्स का सीन क्या है, तो ऑपरेटर मैनुअल्स का मतलब होता है कि ये मैनुअल उन लोगों के लिए यूज होता है जो सिस्टम या इक्विपमेंट को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं ये उनके लिए होता है जो सिस्टम या इक्विपमेंट को ऑपरेट करेंगे।
को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो जो सिस्टम आप यूज कर रहे हो या इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो जो कंपनी से आपने खरीद के लिए है, तो उसको जो यूज करेगा ना उसके लिए बने होते हैं ये ऑपरेटर मैनुअल्स। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कोई एक मशीन खरीदी है आपने, ठीक है, उस मशीन को आपको यूज कैसे लेना है, उस मशीन को यूज कैसे लेना है, कब बंद करना है, कब चालू करना है, उसके अंदर जैसे मान लो कोई आप प्रोडक्ट डालोगे या उसके अंदर कोई आपने मटेरियल डाला तो उस मटेरियल को आप कैसे यूज लोगे, कितना मटेरियल डालना है, तो सारी चीजें उसके अंदर लिखी होती हैं। ठीक है, जैसे एक आइसक्रीम बनाने का ही देख लो कि उसके अंदर कितनी चीनी डालनी है, कितना दूध डालना है, कितना कोई मटेरियल है वो डालना है, पानी कितना, हर चीज का यहाँ पर क्या होता है उसके अंदर जिक्र किया होता है। तो उसी के हिसाब से आपको क्या होता है काम करना होता है। तो इसमें डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन और ट्रबल शूटिंग होती है। ट्रबल शूटिंग का मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो उसको आप ठीक कैसे कर सकते हो, तो उसके बारे में क्या होती है डिटेल उसके अंदर दी जाती है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके ऑपरेटर मॉड्यूल्स, ध्यान रखिएगा, ऑपरेटर मैनुअल्स ध्यान रखिएगा। तो ऑपरेटर मैनुअल जो होते हैं वो होते हैं किसके लिए, सिस्टम इक्विपमेंट और ऑपरेटर के लिए जो यूज करेंगे। दूसरा प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकेशन अगर बात करें तो ये जो है इसके अंदर आपके जो प्रोग्राम होता है उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट के स्पेसिफिकेशन और सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के रिक्वायरमेंट को लिखा जाता है। प्रोग्रामिंग मैनुअल की बात करें तो इसमें जो है ये होता है प्रोग्रामर के लिए, यानी उस सॉफ्टवेयर को बनाएगा कौन, जो उसका प्रोग्रामर होता है उसके लिए। सिस्टम डेवलपमेंट के अंदर क्या जो बात करें तो ये जो होती है डेवलपमेंट, जो डेवलपर होगा मतलब उस सिस्टम को जो बनाएगा तो उसका डेवलपर और जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसके लिए बनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें लिखी जाती है कि वो सिस्टम कैसे बनाया जाएगा, प्रोसेस क्या क्या होंगे उसको बनाने के लिए, वो चीजें होती है। यूजर मैनुअल की बात करें तो इसमें एंड यूजर, ठीक है, एंड यूजर जो होता है, एंड यूजर मतलब जो उसको चलाएगा, जो फाइनल यूजर होगा, तो उसके लिए ये चीजें उसमें लिखी जाती हैं। जैसे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होंगे, मोबाइल जैसे ले लिया आपने तो कैसे यूज करना है वो। और इससे पहले मैंने आपको मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के बारे में बताया था, जो कि ये बताता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव अगर आप चलाना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या रूल्स बनाए हुए हैं और कैसे कैसे आपको यूज लेना है। तो ये आपका इसका चैप्टर क्लियर होता है।